बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। सखर पुलिस गुल्लूबट बन गई। पुलिस एहलकारों ने आम शहरियों की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस के गुल्लूबट बंदूक के बट मार मार कर गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे। सखर पुलिस अपने खिलाफ एहतजाज बर्दाश्त न कर सकी और वहीं मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। एसएसपी के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मुश्तिल अफराद ने एएसपी की गाड़ी का घेराव कर लिया। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन दो नौजवानों की हिरासत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सिबगतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सिबगत बताएगा अभी वहां पर क्या सूरत हाल है, एहतजाज अभी भी किया जा रहा है? पुलिस ने मुजाहिरीन को तो मुस्तैल कर दिया है। इसके बाद मुजाहिरीन अपने इलाकों में वापस चले गए हैं, जबकि इतलात ये आ रही है कि मुजाहिरीन ने फिर से एक बार मुजाहरा करने के सोच रहे हैं कि पुलिस गर्दी के खिलाफ मुजाहरा किया जाए। ताहम आज सुबह मेरा खोसा बरादरी के अफराद ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए खोसा बरादरी गोट से निकले, तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और मुजाहिरीन में तल कलामी हुई। मुजाहिरीन ने एएसपी सिटी की गाड़ी का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए मुजाहिरीन की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और उन पर शदीद लाठीचार्ज किया। और इसके बाद मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके पुलिस ने लॉकअप कर दिया है। इस हवाले से जब हमारी एसएसपी सखर से बात हुई है, तो उनका कहना है कि ये दो बरादरियों के आपस का तसादुम है, इसमें पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सिबगतुल्लाह, हमें अपडेट कर रहे थे सखर से, जहां के मनाजिर आप नियों की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं कि इस तरह से पुलिस के शेर जवानों की जानिब से शहरियों पर तशद्दुद किया गया। इसी हवाले से आपको बताएं कि एसएसपी सखर अमजद शेख ने कहा है कि जो भी लाकानूनियत हुई है, नोटिस लेके मुजाहिरीन ने एसएचओ को ज़दोकोब भी किया और पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई। इसके बावजूद भी क्या नोटिस ना लेते? मीडिया से गुफ्तगू में एसएसपी सखर ने कहा कि पुलिस वाक़े को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ताहम कार्रवाई खोसा बरादरी की जानिब से शुरू की गई। ये मामूली लोग नहीं बल्कि जराइम पेशा और माफिया है। जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके घरों को उसी बरादरी ने जलाया था। उनके खिलाफ एक्शन एज अ पुलिस फोर्स हमने कोई ज्यादती नहीं की और पुलिस ने सिर्फ उनको डिस्पर्स करने के लिए, जब वो वायलेंट हुए, पुलिस मोबाइल अगर जला दी जाए और पुलिस के एसएचओ के ऊपर तशद्दुद किया जाए, तो उस पर भी पुलिस अगर रिएक्ट न करे तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। हमने सिर्फ अपना कानूनी हक इस्तेमाल किया। अगर कि एक तो सिपाहियों ने कहीं ज्यादती की है, अपना ट्रांसग्रेस किया है, अपनी लिमिट से बढ़े, तो उनके खिलाफ एक्शन किया। पर एज अ फोर्स आप देखें, अगर किसी ऑफिसर ने ये किया होता तो मैं उसकी बिल्कुल उसके ऊपर भी एक्शन लेता। अगर कहीं पर 200-300 पुलिस के कांस्टेबल्स और ऑफिसर मौजूद है, अगर एक सिपाही ने कोई ज्यादती कर दी है तो उसके ऊपर भी एक्शन होगा। जिस तरीके से खोसा बरादरी के ऊपर जिन्होंने ज्यादती की उनके ऊपर एक्शन होगा। ये आपस में ही लड़े हुए हैं। खोसा बरादरी के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने मीरानी बरादरियों के घरों को कल नजर आतिश किया है, जिसमें कुछ बच्चे जल गए थे और अपने खोसा बरादरी के कुछ अफराद को उन्होंने फायर मार के जख्मी किया है। ये जो प्रोटेस्ट करने आए थे, इनके ऊपर 20 से 22 केसेस पहले भी दर्ज हैं। दे आर क्रिमिनल और ये जमानतों पर हैं। ये पहले भी पुलिस को इसी तरीके से प्रेशराइज करके अपने हक में डिसीजन लेते रहे। ये आम लोग नहीं है, ये बिल्कुल माफिया और प्रोफेशनल लोग थे, जिसको पुलिस ने उसी तरीके से ट्रीट किया। एफआईआर हुई है, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा है, वो झुलस गए थे। रात को उन्होंने उनके कई घरों को नजरे आतिश किया है, ये जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज वो प्रेस क्लब पर अपना एहतजाज करके गए इनके खिलाफ, और इन्हीं तसलसल को, इनके जो तसादुम है, इसको रोकने के लिए हमने दोनों को अलग अलग रखा था, ताकि यहाँ पर भी कोई लाकानूनियत या ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो। वो तो अपनी जगह पर मजीद बात भी करते हैं। रुकन सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। आप ये फरमाइएगा कि जहां लोग एहतजाज कर रहे हैं, को मुजाहरा कर रहे हैं, क्या वो मुजाहरा पुलिस पर दबाव है और इतना दबाव है कि फिर तोड़ फोड़ और तशद्दुद शुरू कर दिया जाए? क्या कहेंगे आप? देखें आपने एसएसपी सखर की बात सुनी कि दोनों को अलग रखने के लिए पुलिस को बीच में इन्वॉल्व किया गया कि यहाँ पे कोई तसादुम ना हो। अगर किसी ने कोई भी गलती की है और पुलिस एहलकार जो अपनी लिमिट से बाहर गया है, लेट द एसपी डू हिज वर्क, उसको फाइंडिंग्स करने दीजिए। जाहिर सी बात है, पुलिस इतनी यहाँ की हट दरम नहीं है कि आम लोगों पे उनको एहतजाज करे और उनपे जो एहतजाज करने आ रहे हैं उन पे ही लाठीचार्ज करे। जरूर अगर कुछ हुआ है या कोई मसला है, जिसकी भी जो गलती होगी, अगर पुलिस वाले ने कोई लाइन क्रॉस की है तो उसको जरूर सजा मिलेगी। अवैस कादिर साहब, आप क्या समझते हैं? आप कह रहे हैं कि पुलिस की जानिब से इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई, कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन ये मनाजिर हमने स्क्रीन पर देखे कि पुलिस एहलकारों की जानिब से गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। आपने ये देखा कि अगर मनाजिर आपने ये देखे कि पुलिस एहलकारों की तरफ से कुछ किया जा रहा है, तो एहतजाज करने कौन आया था? अभी आपको एसएसपी सखर ये बता रहे थे कि
जो लोग एहतजाज करने आए हैं, जिनके साथ जरा थोड़ा ये सख्ती से पेश आया गया है या कोई मसला हो भी गया है, तो उनका बैकग्राउंड क्या है। वो प्रेशराइज करके पुलिस से अपने गलत काम भी सही करवाना चाह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए, देखते हैं अगर कोई भी फाइंडिंग्स होगी, कोई भी इसमें मसला खराब हुआ जिसका पाया गया कि कोई SHO, DSP या कोई सिपाही लेवल पे भी बंदा जिसने गलत काम किया है, तो इंशाल्लाह वो बहुत शुक्रिया वैस कादिर MPS सक्खर। उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है कि जिन पुलिस एहलकारों की जानिब से अगर ज्यादती की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और अब कुछ बात करेंगे, मुल्क में कल से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा जो 5 फरवरी तक जारी रहेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। शदीद बर्फबारी के नतीजे में बर्फानी तोदे गिरने का भी इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों की मुख्तलिफ वादियों के लिए महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका इदारे और हुक्काम बारिश, बर्फबारी, तुगयानी या बर्फानी तोदे गिरने के खदशात के पेश नज़र हिफाजती इकदाम कर लें। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी हैं और ये कल से इत्तलात हैं कि बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा और खैबर पख्तूनख्वा समेत बलाई इलाकों में नदी नालों में तुगयानी है। इसी हवाले से मजीद भी हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ ज़ुबैर साजिद तो महकमा मौसमियात में इस वक्त मौजूद है। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा, क्या पेशेनगोई कर रहा है महकमा मौसमियात? जी बिल्कुल, कल से मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है जो कि 5 फरवरी तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने भी एक फ्लड अलर्ट जारी किया है कि बलाई इलाकों में जब ज़ोरदार बारिश होगी और बर्फबारी जो है वो पिघलेगी और कहीं फ्लड का खतरा तो नहीं है। इस हवाले से हम जानेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज साहब से। जी, हमारे जो हेडक्वार्टर ने फ्लड फोरकास्ट का जो अलर्ट इशू किया है रेन के मुतालिक, और सिस्टम अभी स्टार्ट होगा फ्राइडे टिल टू संडे तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, और पंजाब में भी और गिलगित बल्तिस्तान, KP और इस इलाकों में भी मुख्तलिफ पीरियड के साथ एक रेन होगा। इसमें कुछ इलाकों पे फ्लैश फ्लड भी, जैसे हमारे डिपार्टमेंट फोरकास्ट कर चुके हैं, फ्लैश फ्लड और साथ जो स्लाइडिंग है उनकी चांसेस हो सकती है। अच्छा, ये उन इलाकों में तो हो सकती है। अगर पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में ऐसा कोई बारिशों के साथ फ्लड का कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, पंजाब में तो प्लान एरियाज है, उसमें तो बारिश की चांसेस है जो हमारे डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट कर चुके हैं। लेकिन फ्लड का तो अभी कोई रिवर वाला फ्लड का फिलहाल कोई ऐसा सिचुएशन नहीं, लेकिन फ्लैश फ्लड KP और गिलगित बल्तिस्तान जो फाटा के जो एरियाज है उसमें हो सकती है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट। तो लाहौर में बारिश कब से शुरू होने वाली है? कल हो जाएगी? लाहौर में जो चांसेस है सैटरडे टू संडे तक इनके दौरान चांसेस बन सकते। जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज साहब मेरे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। इनका कहना है कि जिन इलाकों में बलाई इलाकों से जब कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा उनमें जो है थोड़ी बहुत जो हो सकती है उसके जो इंतजाम मुकम्मल है, लेकिन पंजाब की उन्होंने बात करते हुए कहा कि बारिशें हो सकती हैं, कोई इस तरह का अभी तक किसी किस्म का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। जी ज़ुबैर, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया कि महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या पेशगोई कर रहा है। आपको बताते चले कि मुल्क के बाला इलाकों में नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी है और शदीद बर्फबारी के नतीजे में बर्फानी तोदे गिरने का भी इम्कान है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान PDMA KP के शीमा अयूब खान। शीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से हम देख रहे हैं कि अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए? जी, PDMA ने इस हवाले से कंप्लीट जो है इंतजाम कर रखे हैं। हम जो है हम वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ राब्ते में रहते हैं और हमारा जो POC है वो जो है प्रोविंशियल इमरजेंसी सेंटर हर वक्त जो है वो एक्टिव है और जो DOC डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सेंटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन जारी है। शीमा साहब बताइएगा कि ये सूरत हाल, क्योंकि हमेशा से फिर इस तरह से कोऑर्डिनेशन ना ठीक होने की वजह से इलाके में बहुत सारे लोग भी फिर फंस जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉपर आपने बनाया मैकेनिज्म, क्योंकि महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है प्रॉपरली अलर्ट जारी कर दिए गए हैं जो कंसर्न जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके अलावा खुदा न खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई जिस तरह की कोई डिजास्टर वगैरह हो जाता है तो NFIs वगैरह भी डिस्ट्रिक्ट्स के पास मौजूद हैं और फंड्स भी उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। और उस हवाले से इन केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फर्दर इजाफी फंड्स भी उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और जो NFIs हैं हमारे डिफरेंट टेंट्स और डिफरेंट और जो भी इमरजेंसी में जो है नॉन फूड आइटम्स जो जरूरत पेश आ सकती है जिनकी वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट के पास मौजूद हैं और इस तरह की सिचुएशन में फर्दर वो भी आइटम्स रिलीज कर दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया शीमा अयूब साहबा, आप इस सारी सूरत हाल पर हमसे बात कर रही थी।
उधर एबटाबाद में शदीद बर्फबारी के बायस ठंडियानी रोड गुज़िश्ता एक माह से बंद है। इलाका के मुताबिक ठंडियानी रोड पर 4 से 4.5 फीट बर्फ पड़ी हुई है और ठंडियानी टॉप पर रहने वाले अफराद घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि मरीजों को 4 से 5 किलोमीटर तक बर्फ में पैदल ले जाना पड़ता है। यहाँ सूरत हाल इस वक्त एबटाबाद से, जहां पर ठंडियानी रोड पर 4 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी है और अहले इलाका के मुताबिक ठंडियानी रोड पर ये जो रास्ता बंद होने की वजह से मुख्तलिफ अफराद अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और मरीजों को भी 4 से 5 किलोमीटर तक बर्फ में पैदल ले जाना पड़ रहा है। मनाजिर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं बर्फबारी के। मरीजों को 4 से 5 किलोमीटर तक बर्फ में पैदल ले जाना पड़ता है। लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद बर्फबारी के बायस ठंडियानी के ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। अहम खबर शामिल करते हैं। हुक्मरान जमात के किले में गैरत के नाम पर कत्ल। लाहौर में हवा की एक और बेटी गैरत की भेंट चढ़ा दी गई। लाहौर मॉल में शाजिया नामी खातून को कोर्ट मैरिज के बाद भाई ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला शाजिया लाहौर मॉल की रिहायशी थी। शाजिया की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको लाहौर से। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान कुरैशी से। सलमान बताएगा, एक और इंसानियत सोज वाकया पेश आया। जी बिल्कुल, खास तौर पर यह लाहौर का इलाका है, इब्राहिम रोड बिलालगंज, जहां पर एक डेरे पर जनरल काउंसलर की तरफ से पंचायत बुलाई गई थी। सुलह के लिए शादी की गई थी शाजिया ने अकरम के साथ। तो इसी तनाजे पर भाई ने वो पंचायत के दौरान ही, पंचायत के बाद फायरिंग करके अपनी बहन शाजिया को कत्ल कर दिया, जिसमें अकरम नामी एक शख्स जख्मी हुआ और साथ ही एक खातून भी जख्मी हो गई, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी तक जो खातून कत्ल हुई है उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। ये इंसानियत सोज वाकया 2 रोज कबल जो लव मैरिज की गई थी उसकी वजह से पेश आया, जिसकी रंजिश थी मकतूला के भाई को, जिसने फायरिंग कर दी पंचायत के दौरान ही। इस पे अभी तक डेरा जो था जनरल नून लीग की जनरल काउंसिलर का, उस वहां पे भी पुलिस तैनात है। मुलजिम की तलाश के लिए इस वक्त पुलिस की जानिब से छापों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया सलमान कुरैशी। और अभी रुक करेंगे गुजरात का, जहां संगदिल बाप ने खाना देर से लाने पर अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बाप से इंतजार करने को कहा, लेकिन सफाक बाप ने तैश में आकर अपनी ही औलाद पर गोलियां बरसा दी और वो दम तोड़ गई। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े को गैरत के नाम पर कत्ल करार दे दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको गुजरात से। सफाक शख्स ने फायरिंग करके अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, जबकि पुलिस ने इस वाक़े को गैरत के नाम पर कत्ल करार दिया। खून सफेद हो गया। गुजरात में संगदिल बाप ने खाना देर से लाने पर अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बाप से इंतजार करने को कहा। सफाकी और बर्बरियत के इंतहा कर दी, अपने ही हाथों अपनी बेटी से जिंदगी छीन ली। गुजरात में जालिम बाप ने खाने में देर होने पर मासूम बेटी पर गोलियां बरसा दी। पतराने शफकत से महरूम बाप उस वक्त वहशी बन गया जब उसने खाना लाने का हुक्म जारी किया। जरा सी देर हुई तो बिफर गया और घर में रखी बंदूक उठाकर अपनी बेटी पर गोलियों की बौछार कर दी। संगदिल बाप के गज़ब का निशाना बनने वाली मासूम अक्सा मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम शब्बीर को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि यह कत्ल गैरत के नाम पर हुआ है। रावलपिंडी में नाबालिग बच्ची के निकाह के बाद काबिल एतराज वीडियोस बनाने के केस में अदालत ने बच्ची को वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का हुक्म भी दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अजहर शरीफ से। अजहर शरीफ, बताइएगा, न्यू न्यूज़ के मामला उठाने पर, आवाज़ उठाने पर इस बात का नोटिस लिया गया है, पुलिस को होश आया है, अभी क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, ये 21 जनवरी का वाकया, जब एक मासूम 11 साल बच्ची को अगवा किया गया, उसके बाद फिर जबरदस्ती उसके साथ निकाह पढ़ के उसकी काबिल एतराज वीडियो बनाई गई, जिनको फिर घर अहले खाना को बेचकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाना शुरू हो गया था। पुलिस के पास FIR भी दर्ज होने के बावजूद मुल्जिम भी गिरफ्तार किया था, लेकिन ताहाल उसकी ना तो बच्ची की बरामदगी की जा रही थी। जो न्यू न्यूज़ ने 2 रोज कबल जो है ये इस खबर पर जो खबर को ब्रेक किया और उसके बाद फॉलो अप लेते रहा, और आज ये बच्ची जो है वो अदालत ने वालिदैन के हवाले कर दी है। 2 रोज बच्ची जो है वो दारुल मान में रही है। उसके बाद आज अदालत ने ये फैसला किया है कि बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया जाए। ताहाल मुल्जमान जो 3 मुल्जमान हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल है, उनको पुलिस को हुक्म दिया गया कि इन तीनों मुल्जमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक तो बच्ची के अगवा है, दूसरा ये था कि बच्ची नाबालिग थी, उसका निकाह भी पढ़वाया गया। ये 2 जुर्म हवाले करने का हुक्म दे दिया है। अजहर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
और 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के लिए अमरीकी सरहदों की बंदिश पर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान ने 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के फैसले की हिमायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हर मुल्क को हक हासिल है कि वो अपनी वीजा पॉलिसियां जारी करे। वफाकी वजीर दाखिला पॉलिसी हुकूमती पॉलिसी से मुत्तफिक नजर नहीं आते। 2 रोज कबल उनका बयान था कि अमरीकी सदर ने मुस्लिम दुनिया को इंतहाई मनफी पैगाम भेजा। मुस्लिम ममालिक के शहरियों के लिए अमरीकी सरहदों की बंदिश पर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या? हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों के सवाल पर दफ्तर खारजा के तर्जुमान पाक अमरीका ताल्लुकात पर रोशनी डालते रहे। फिर कहने लगे कि हर मुल्क को हक हासिल है कि वो अपनी वीजा पॉलिसियां जारी करे। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ऐसा नहीं सोचते। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने दोहराया कि अमरीकी सदर ने मुस्लिम दुनिया को इंतहाई मनफी पैगाम भेजा। सियासत को सिक्योरिटी से जोड़ना मुनासिब नहीं। इस इकदाम से दहशतगर्दों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दहशतगर्दी के शिकार या विक्टिम जो है इस दहशतगर्दी के, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात बढ़ेंगी। सवाल यह है कि खारजा पॉलिसी की तश्कील वजारत खारजा की जिम्मेदारी है या वजारत दाखिला की? हुकूमत अगर अमरीकी फैसले की मुखालफत नहीं करना चाहती तो एक अहम वफाकी वजीर अपोजिशन की जबान क्यों बोल रहे हैं? 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के लिए अमरीकी सरहदों की बंदिश पर पाकिस्तानी पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान ने 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के फैसले की हिमायत कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि हर मुल्क को हक हासिल है कि वो अपनी वीजा पॉलिसीज जारी करे। मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नईमुल हक साहब मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शुक्रिया नईमुल हक साहब आपके वक्त का। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी मुल्क के खिलाफ, उसके लोगों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के मुखालिफ हैं। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये इक़दाम किए हैं ये मुसलमानों के खिलाफ हैं। इसमें चंद ममालिक ऐसे हैं जिनका ताल्लुक दूर दूर तक 9/11 से नहीं था, उनको टारगेट किया गया है, जबकि वो लोग जो 9/11 में मुलविस थे या और दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। दफ्तर खारजा की जानिब से इस किस्म के बयानात जो हैं वो इस बात की निशानदही करते हैं कि हमारी जो हुकूमत है वो डोनाल्ड ट्रंप से कुछ ज़्यादा ही मुतासिर है। हकीकत तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं अमेरिका में उनकी भी पजीराई नहीं हो रही। इसलिए हम समझते हैं कि जब तक इसका जो नुकसान है वो अमेरिका ही को पहुंचेगा, ये पॉलिसीज जो होती हैं ये दूररस नताइज भी इसके देखने चाहिए। ये हर गर्मी में और जल्दबाजी में इस किस्म की पॉलिसीज जो होती हैं वो न सिर्फ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को और ज़्यादा कशीदा करती हैं, बल्कि जो पॉलिसीज कोई भी मुल्क बनाता है उसका असर वहां पर भी होता है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब। और पेशावर में वकील ने तशद्दुद करके पुलिस पे सब इंस्पेक्टर को जख्मी कर दिया। पेशावर में 4 सदा रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वकील फरमानुल्लाह और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर शाह वली के दरमियान कल कलामी हुई। पुलिस ने वकील को गिरफ्तार कर लिया। वकील की गिरफ्तारी के खिलाफ वकला ने पेशावर हाई कोर्ट के सामने खैबर रोड को ब्लॉक कर दिया। मजीद जानेंगे पेशावर में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद आलमजेब से। आलमजेब, बताइएगा तशद्दुद की वजह क्या थी और अभी क्या सूरत हाल है? जी, ये सुबह पेशावर वर्सक रोड पर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर शाह वली खान और वकील फरमानुल्लाह हलील के दरमियान तलक कलामी के दौरान हाथापाई हुई, जिसके नतीजे में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गए। पुलिस ने वकील को हवालात में बंद कर दिया था, जिस पर वकला ने शदीद एहतजाज करके खैबर रोड को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार रज़ाउल्लाह हलील के मुताबिक वकला बरादरी ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में मुतल्लिका पुलिस एहलकारों के खिलाफ बैसे के तहत दरख्वास्त दायर कर दी है। ताहम गिरफ्तार वकील की रहाई के बाद वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलमजेब तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। दहशत और खौफ की अलामत का एक बाब हमेशा के लिए खत्म हुआ। लोगों से जिंदगियां छीनने वाला अपने इबरतनाक इंजाम को पहुंच गया। कराची में शहरियों के खून की होली खेलने वाला नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला 2 साथियों समेत रेंजर्स के साथ मुकाबले में मारा गया।
बाबा लाडला के सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर थी, जबकि वो 74 से ज्यादा वारदातों में मतलूब था। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुकाबले में एक रेंजर्स एहलकार जख्मी भी हुआ। कराची में खौफ और दहशत की अलामत, नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला की खून आलूद जिंदगी की कहानी खत्म। सफा कातिल, बेरहम दरिंदा, संग दिल मुजरिम बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक लियारी फूलपति लेन में मुकाबले के दौरान गैंगवार का मरकजी किरदार बाबा लाडला अपने 2 साथियों के साथ मारा गया। बाबा लाडला के साथ मारे जाने वालों में उसके साथी सिकंदर उर्फ सिको और यासीन उर्फ मामा शामिल हैं। रेंजर्स की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक खुफिया इत्तला पर फूलपति लेन में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो गैंगवार के मुल्जिमान ने रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग कर दी। दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला 35 मिनट तक जारी रहा, जिसमें नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला 2 साथियों सिकंदर उर्फ सिको मोहम्मद यासीन उर्फ मामा समेत हलाक हो गया। रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान की फायरिंग से एक रेंजर एहलकार जख्मी हुआ, जबकि 2 मुल्जिमान तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुल्जिमान के कब्जे से ऑटोमेटिक असलहा, दस्ती बम और दीगर सामान बरामद हुआ। बाबा लाडला के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी समेत दीगर संगीन मुकदमा दर्ज थे और वो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को 74 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था, जबकि उसके सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर थी। रेंजर्स एलामिया के मुताबिक बाबा लाडला उज़ैर बलोच के साथ गैंग वॉर लीडर अरशद पप्पू, यासिर अराफात और शेरा पठान को कत्ल करने समेत लाशों की बेहुरमती करने और आग लगाने में मुलव्विस होने समेत दीगर पुरतशद्दुद कत्ल के वाक़यात में भी मुलव्विस था। हलाक होने वाले सिकंदर उर्फ सिकू बाबा लाडला का करीबी साथी और मुआविन था, जो दहशतगर्दी की 15 से ज्यादा वारदातों में पुलिस को मतलूब था। दूसरी जानिब बाबा लाडला और उसके साथ मारे जाने वाले दोनों मुल्जिमों का पोस्टमार्टम मुकम्मल करके लाशों को सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है। टारगेट किलिंग से लेकर लाशें जलाने तक, मनशियात फरोशी से पुलिस एहलकारों के खून की होली खेलने तक, बाबा लाडला की पूरी जिंदगी जराइम की दलदल में गुजरी। बदनाम जमाना गैंगवार उज़ैर बलोच का करीबी साथी रहा तो रहमान डकैत गैंग के लिए भी काम किया। बाबा लाडला 9 अगस्त 2009 को रहमान डकैत के मारे जाने के बाद लियारी का बेताज बादशाह बन गया था। कत्ल, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, चोरी, डकैती, अगवा बराए तावान और न जाने क्या क्या, लाडला की पूरी जिंदगी जराइम की दलदल में गुजरी। 10 अक्टूबर 1977 को लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में पैदा होने वाले नूर मोहम्मद और बाबा लाडला के बारे में कोई कह नहीं सकता था कि वो ऐसा गैंगस्टर बनेगा जिससे हर कोई पनाह मांगेगा। 80 की दहाई के आखिर में बदनाम डाकू और मनशियात फरोश हाजी लालू ने नूर मोहम्मद और बाबा लाडला को जराइम की तरबियत दी। हाजी लालू के बेटे अब्दुर्रहमान बलोच ने अपना गैंग बनाया तो बाबा लाडला उसमें शामिल हो गया। अगस्त 2009 में रहमान डकैत के मारे जाने के बाद बाबा लाडला लियारी का बेताज बादशाह बन गया। उज़ैर बलोच के साथ ही बाबा लाडला का अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, मनशियात फरोशी और दीगर जराइम में कोई सानी नहीं था। बाबा लाडला ने उज़ैर बलोच के साथ मिलकर अरशद पप्पू, यासिर अराफात और शेरा पठान को कत्ल किया। 2013 में उज़ैर बलोच और बाबा लाडला में इख्तलाफात हो गए, जिसके बाद बाबा लाडला ने अपना गिरोह दोबारा मुनज़्ज़म कर लिया। बाबा लाडला ने एसएसपी चौधरी असलम पर भी हमला किया, जबकि उसने भत्ताखोरी के लिए नेटवर्क बना रखा था। टॉर्चर सेलों में भत्ता ना देने पर तशद्दुद करके भत्ता वसूल किया जाता था। वो मुतअद्दिद गैंग वॉर मुल्जिमान को रुपोशी के लिए बलोचिस्तान भी भेजता था। बाबा लाडला ने अप्रैल 2012 में पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें 2 एहलकार जाँ बहक हुए। बाबा लाडला ने 2010 में मुल्ला लतीफ नामी शख्स को कत्ल किया, जबकि डालिमा के हाजी असलम और उसके बेटों समेत 5 अफराद को भी कत्ल किया। कराची में टारगेटेड ऑपरेशन के बाद बाबा लाडला के कराची से फरार हो जाने की भी इत्तलात सामने आई, जबकि मई 2014 में पाक ईरान सरहद के करीब मुबैना मुकाबले में बाबा लाडला के मारे जाने की खबर भी आई।
उधर सिंध असेंबली के इजलास में पान, छालिया और गुटखे की गूंज सुनाई देती रही। तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली खुर्रमशेर जमान ने कहा कि गुटखे की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। पान खाने से खतरनाक बीमारियां होती हैं, गुटखे की रोकथाम के लिए कौन कार्रवाई करेगा? वजीर एक्साइज मुकेश चावला ने जवाब दिया कि गुटखे पर कंट्रोल करना महकमा एक्साइज का काम नहीं है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं सिंध असेंबली से, जहां गुटखे की रोकथाम के लिए कौन कार्रवाई करेगा, ये सवालात आज सुनने में आते रहे। बांग्लादेश में ट्रीमैन सिंड्रोम का एक और केस सामने आ गया। 10 साला बच्ची के चेहरे पर दरख्त की शाखों जैसे मस्से बनना शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश में ट्रीमैन सिंड्रोम का एक और केस मंजर-ए-आम पर आ गया। 10 साला बांग्लादेशी लड़की के चेहरे और कानों पर दरख्त की शाखों जैसे मस्से बनना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक पहली मर्तबा कोई खातून ट्रीमैन सिंड्रोम कहलाने वाली इस बीमारी में मुब्तला हुई है। ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुहाना खातून नामी बच्ची के टेस्ट किए जा रहे हैं। सुहाना के वालिद का कहना है कि 4 माह कबल उनकी बेटी में इस बीमारी की अलामात जाहिर हुई, जिसके बाद वो उसे अस्पताल ले आए। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची इस बीमारी की इब्तिदाई स्टेज का शिकार है, इसीलिए तवक्का की जा सकती है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकेगी। मज़ीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताएं कि 18 साल बाद मुल्क भर में मरदमशुमारी कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। 6 माह से कराची में रहने वाले को सिंध की आबादी में शुमार करने का फैसला भी किया गया। MQM और PTI ने फैसले की शदीद मुखालफत भी कर दी। इस हवाले से आपको मजीद भी बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 18 साल बाद मुल्क भर में मरदमशुमारी कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। 6 माह से कराची में रहने वाले को सिंध की आबादी में शुमार करने का फैसला भी किया गया। MQM और PTI ने फैसले की शदीद मुखालिफत कर दी, जबकि PSP ने इसकी हिमायत की है। PSP की जानिब से हिमायत की गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM की जानिब से फैसले की शदीद मुखालिफत की गई है। और इसमें यह तय किया गया था कि 18 साल बाद जो मरदमशुमारी कराई जा रही है उसमें 6 माह से कराची में रहने वाले को सिंध की आबादी में शुमार करने का फैसला किया गया है। मार्च में मरदमशुमारी के लिए तैयारियां मुकम्मल। 6 माह से कराची में रहने वालों को सिंध की आबादी में शुमार करने का फैसला भी कर लिया गया। मरदमशुमारी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर की जाएगी। शोबा शुमारियात के चीफ के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मरदमशुमारी में शामिल नहीं किया जाएगा। आसिफ बाजवा का कहना है, अगर कोई पश्तून 6 माह से कराची में रिहाइश पजीर है तो इसे सिंध की आबादी में ही शुमार किया जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन ने इस फैसले की मुखालफत की है। PTI रहनुमा नाज बलोच का कहना है कि लोग कराची में नौकरी के लिए आते हैं या इलाज मुआलजे के लिए, तो क्या उन्हें सिंध की आबादी में शुमार करना दुरुस्त होगा? पश्तूनों समेत सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये पख्तून को देंगे, फिर क्या फिर क्या कसूर कर दिया बलोचों ने, फिर क्या कसूर कर दिया दूसरे सूबे के लोगों ने, तो फिर वो तो फिर दोबारा एहसास महरूमी रह जाएगी ना। तो सबके लिए एक जैसा कानून होना बहुत जरूरी है। MQM रहनुमा रेहान हाशमी ने फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मरदमशुमारी पर भी सियासत हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं? अरबाब इख्तियार को भी देखना चाहिए कि क्या जरूरत पड़ी है कि उसको ये स्टेटमेंट दे। ये पॉलिसी आप मरदमशुमारी का ऐलान करने के बाद बनाएंगे या मरदमशुमारी से पहले होनी चाहिए थी? दूसरी जानिब पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा इफ्तिखार आलम ने 6 माह से कराची में रिहाइश पजीर पश्तून को सिंध की आबादी में शुमार करने के फैसले की हिमायत कर दी है। और सिंध के नामजद गवर्नर कराची में अमन के कयाम के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद जुबैर आज गवर्नर हाउस में ओहदे का हलफ उठाएंगे, जिसकी तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। नौ मुंतखब गवर्नर सिंध कहते हैं कराची के हालात बदलने वाले हैं। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध हलफबरदारी के बाद गवर्नर हाउस के मकीन बनेंगे या नहीं, यह फैसला नहीं हो सका। सिंध के साबिक गवर्नर सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी मरहूम के अहले खाना ताहाल गवर्नर हाउस में बराजमान है। नए गवर्नर सिंध की हल्फबरदारी शेरवानी बन गई, तमाम तैयारियां मुकम्मल। सिंध के 32वें नामजद गवर्नर मोहम्मद जुबैर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सैयद सज्जाद अली शाह नए गवर्नर से हल्फ लेंगे। हल्फबरदारी की तकरीब सपहर को गवर्नर हाउस में होगी, जिसमें वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत काबीना के अराकीन शिरकत करेंगे। सिंध के नामजद गवर्नर कराची में अमन के कयाम के लिए पुरअज़्म हैं। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि कराची के हालात बदलने वाले हैं। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध
हल्फ बर्दारी के बाद गवर्नर हाउस के मकीन बनेंगे या नहीं, फैसला न हो सका। सिंध के साबिक गवर्नर सईदुज्जमा सिद्दीकी मरहूम के अहले खाना ताहाल गवर्नर हाउस में विराजमान हैं। मरहूम गवर्नर की अहलिया का कहना है कि वो इद्दत गवर्नर हाउस में ही करेंगी। अब देखना यह है कि हल्फ बर्दारी के बाद नए गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर गवर्नर हाउस में रहते हैं या अपनी जाती रिहाइशगाह पर कयाम करेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चिड़ियाघर की तामीर नौ का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला सिंध इजलास में कल चिड़ियाघर में जानवरों की हालत इज़ार का आंखों देखा हाल भी सुनाया। कहते हैं चिड़ियाघर के दौरे में जानवर परेशान दिखाई दिए, जानवरों का भी रद्द-ए-अमल परेशानी आया थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची चिड़ियाघर पर इजलास हुआ। इजलास में कराची चिड़ियाघर की तामीर नौ का फैसला क्या है। इजलास में वजीर आला ने चिड़ियाघर के दौरे का आंखों देखा हाल सुनाया। वजीर आला का कहना था कि चिड़ियाघर के दौरे में जानवर परेशान दिखाई दिए। वजीर आला सिंध का कहना था कि जानवरों का रद्द अमल और परेशानी आया थी। उन्होंने हिदायत की कि सिंगापुर से माहिरीन बुलाना चाहते हैं तो बुला लें, लेकिन चिड़ियाघर की हालत बेहतर की जाए। वजीर आला ने अहम पेशकश करते हुए कहा कि चिड़ियाघर के लिए वसाइल दूंगा, लेकिन कराची चिड़ियाघर सिंगापुर से भी बेहतर होना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि मेयर कराची चिड़ियाघर का सर्वे करें और मुझे गाइड करें। चिड़ियाघर की बेहतरी के लिए मेयर कराची मेरी मदद करें। सिंध और पंजाब पाकिस्तान के अलग अलग सूबे, लेकिन तालीमी इदारों की सूरत हाल दोनों सूबों में बिल्कुल एक जैसी। फैसलाबाद में तलबा मजदूरी कर रहे हैं तो सक्खर में पूरा स्कूल ही मवेशियों के बाड़े में तब्दील कर दिया गया। तलबा मुस्तकबिल के मामार होते हैं, लेकिन फैसलाबाद के मिल्लत डिग्री कॉलेज में जेर तालीम तलबा अभी से मामार बन गए। तालीम हासिल करने के बजाय ईंटें और मिट्टी ढोने लगे। सिंध में भी तालीमी इमरजेंसी का हाल बुरा है। ताल्लुका रोहड़ी में लड़कियों के लिए मॉडल स्कूल बना। बासर वडेरों ने इसे मवेशियों के बाड़े में तब्दील कर दिया। स्कूल के हॉल में भैंसों का डेरा है, क्लासरूम्स में भूसे के ढेर हैं और आंखों में तालीम हासिल करने का ख्वाब सजाने वाली तालिबात घर बैठने पर मजबूर हैं। माजी में स्कूलों को बर्बाद करने वालों को इंतहा पसंद, मुल्क दुश्मन और कौम के दुश्मन समझा जाता था, लेकिन सिंध और पंजाब में तालीम का बेड़ा गर्क करने वालों को महज बासर अफराद कहकर टाल दिया जाता है। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब। स्कूलों में सहूलियात फराहम करने का हुकूमत का वादा पूरा न हुआ। नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल फिरोजवाला में बच्चों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं, पहनने को यूनिफॉर्म मिला, न किताबें मुहैया की जा सकी। लाहौर से रूबा अरूज हमें बताएंगी कि उन्होंने फिरोजवाला स्कूल में और मजीद क्या मनाजिर देखे। बिल्कुल नाजरीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से भट्टा कश्त मजदूरों के बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए खुसूसी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था और इस हवाले से स्कूल्स बनाए जाने थे ऐसे शहरों में जहां पर तालीम आम नहीं है और लोगों की जो रसाई है वो तालीम तक नहीं है। 87 बच्चे एक टीचर, ये है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से शुरू किए जाने वाला चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए और चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए इसके तहत चलने वाला स्कूल है। टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके क्या मसाइल हैं उनसे जानते हैं। ना सैलरी दी गई और ना ही बच्चों के वजीफ़े वगैरह दिए गए और बच्चों की स्टेशनरी वगैरह भी इन्होंने बंद कर दिया देनी। बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो कहाँ पर पहले काम करते थे, यहाँ कैसे आए। मैं पट्टे में काम करता था और मैं इधर आया, मुझे सहूलत भी नहीं मिली, ना मुझे वजीफ़ा मिला ना मेरे घर वाले को वजीफ़ा मिला। मोटरसाइकिलों का काम करता था वर्कशॉप पे, तब पैसे मिलते थे, तो इधर कह रहे थे वजीफ़ा मिलेगा, अभी तक कोई वजीफ़ा नहीं मिला। और मारूफ कोलंबियन गुलकारा शकीरा ने जिंदगी की 40 बहारें मुकम्मल कर ली। बचपन ही से मौसीकी की मद्दाह शकीरा ने अपना पहला गाना 8 साल की उम्र में खुद लिखा, जबकि 13 साल की उम्र में अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवाया। गुलकारा ने अपने कैरियर का बाकायदा आगाज 1990 से किया। गुलकारी की पहली अंग्रेजी एल्बम 2001 में रिलीज हुई। उस दौरान इनके हिस्पानवी और अंग्रेजी जबान में गाए हुए गानों ने आलमी शोहरत हासिल की। 2010 में फीफा वर्ल्ड कप में शकीरा के गाने वाका वाका ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वॉक ऑफ फेम में शामिल गुलकारा कई म्यूजिक अवार्ड